हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। आज आप लोगों के साथ में हम ये वीडियो जो साझा कर रहे हैं ये है डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आईडीडी के कोर्स कोड संख्या 3, यानी कि इसको हम पेपर नंबर 3 के नाम से भी जानते हैं। और इसका हम यहाँ पे सॉल्व पेपर देखेंगे जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो ये सब्जेक्ट है आपका, यानी कि आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल ऑफ डिसेबिलिटीज। इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट ईयर का, ये ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है। वैसे 1 से 6 तक के जो पेपर हैं वो आपके आईडीडी फर्स्ट ईयर के होते हैं, और उसके बाद 7 से ले करके 13 हो गया है अब कह लीजिए, जिसमें रोजगार स्किल्स आपके ये उसमें आपके जुड़ गया है। तो 7 पेपर अब हो गए हैं। पहले 6 पेपर थे तो ये 12 होते थे, लेकिन अब एक पेपर और जुड़ गया है तो अब ये 13 हैं, और 7 से 13 आपके सेकेंड ईयर के होते हैं। तो इससे संबंधित आज हम यहाँ पे कुछ सॉल्व पेपर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए, जिसको पार्ट ए भी बोल सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, सभी करने यहाँ पे अनिवार्य भी हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा आपका ASD। तो इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो ASD का यहाँ पे हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आपका हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा SLD, जिसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता। पहले ये केवल अधिगम दिव्यांगता के नाम से जाना जाता था, बाद में इसमें स्पेसिफिक आपके लग गया, यानी कि विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है कि एनआरटी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है। तो नॉर्म रिफरेंस सीड टेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, मानक संदर्भित परीक्षण। तो मानक संदर्भित परीक्षण एक तरीके से आपको जल्दी याद नहीं होगा, तो आप इंग्लिश में ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नॉर्म रेफरेंसेड टेस्ट, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा CRT का फुल फॉर्म। तो CRT का आप देख रहे हैं मानदंड संदर्भित परीक्षण। तो हिंदी नाम जो हैं वो काफ़ी टफ हैं, आपको इंग्लिश में ज़्यादा देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टेन डिफरेंशिएट टेस्ट, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ISAA इंडियन स्केल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, अर्थात ऑटिज्म की पहचान के लिए भारतीय पैमाना। नेक्स्ट पार्ट बी हम देखेंगे। इसमें आपके जो आईडीडी के बच्चे होते हैं उनके सभी पेपरों में लगभग जो फुल फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसके लिए घबराइएगा मत, जितने भी फुल फॉर्म आपके सब्जेक्ट में दिए होंगे वो सब ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये सभी आपको वहाँ पे विस्तृत करने के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बी अगर हम देखें तो इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। अब हम सभी प्रश्नों में देखेंगे 5 प्रश्न हैं, 2 अंक के हिसाब से ये 10 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। 10 + 5 नंबर ऊपर 15 नंबर आपके हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कि संबद्ध स्थितियों के आकलन से आप क्या समझते हैं। तो जो संबद्ध स्थितियों के आकलन होते हैं उसमें अतिरिक्त चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक
या व्यवहार सभी जो मुद्दे होते हैं उनकी पहचान करना या फिर उनका आकलन करना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो प्राथमिक निदान के साथ हो सकते हैं, जैसे कि ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। MDPS के 2 क्षेत्र लिखें। तो MDPS के 2 क्षेत्र जो होंगे, पहला होगा संज्ञानात्मक कौशल, दूसरा होगा सामाजिक भावात्मक कौशल। तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की कि आकलन को परिभाषित कीजिए। तो आकलन मानकों के एक सेट के विरुद्ध मानदंडों का उपयोग करके किसी विषय की योग्यता, मूल्य और महत्व को व्यवस्थित यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि औपचारिक और अनौपचारिक आकलन के बीच 2 अंतर आप लिखें। तो औपचारिक क्या होता है कि औपचारिक आकलन में जो मानकीकृत विधियाँ होती हैं और उपकरण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। साथ ही अनौपचारिक आकलन जो होता है वो अधिक लचीला व अवलोकनात्मक उद्देश्य होता है। औपचारिक आपके विद्यालयी शिक्षा मानी जाती है, जिसमें सारी चीज़ें काफ़ी दिशा निर्देश के माध्यम से ही कराई जाती हैं। और आपके जो अनौपचारिक शिक्षा होती है घर आधारित, यानी कि घर पे जो परिवार को देख करके, सदस्य को देख करके या फिर समाज को देख करके सीखी जाती है। तो उसी अनुसार जो चीज़ें आप लोग पढ़े हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तो उसी को आप ध्यान में रख करके इसको लिख सकते हैं। इसी में आता है आपका उद्देश्य, क्योंकि 2 अंतर पूछ रखा है। तो औपचारिक जो आकलन होता है वो अकादमिक उपलब्धि का आकलन करता है इसमें, और अनौपचारिक आकलन में प्रतिदिन की जो समझ होती है, प्रगति होती है, उन सभी को यहाँ पे प्रतिदिन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि आकलन और आकलन के बीच 2 अंतर लिखें। तो आकलन सीखने की प्रगति पर केंद्रित होता है और आकलन गुणवत्ता का न्याय करता है। दूसरा है आकलन निरंतर है और आकलन आवधिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आगे चलेंगे देखेंगे, तो इसमें पार्ट C आ जाएगा आपका, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन हमें करने हैं। आप जब भी देखिएगा तो उसमें आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा जो नोट वहाँ पे लिखा रहेगा। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक दिए होंगे। तो 4 प्रश्न 5 अंक, यानी कि 15 ऊपर हो गया और 20 ये आपके कितने हो जाएंगे, 15 और 20 35 अंक के हो गए आपके। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आकलन में विशेष शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो हम देखेंगे विशेष शिक्षक की भूमिका क्या होती है आपके आकलन में। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर कि आकलन में विशेष शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करें। तो विशेष शिक्षक जो होता है वो विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों की अनूठी ज़रूरतों को व क्षमताओं को व चुनौतियों को समझने के लिए एक तरीके से पहले वो आकलन का पूरा पैमाना तैयार करता है। उसके बाद उसमें अपनी भी पूरी भूमिका को निभाता है, क्योंकि बच्चे के साथ में वो साल भर लगा रहता है कि दिव्यांग बच्चे के साथ में उसकी ज़रूरतों को देखता है कि क्या क्या उसे आवश्यकता है। इसके साथ में ये वो आकलन करता है कि बच्चे के अंदर कुछ क्षमताएं बची हुई हैं या नहीं बची हुई हैं। साथ ही वो जिन बाधाओं से लड़ नहीं पाता है वो क्षमताएं उस बच्चे के अंदर विकसित करना, समझ को विकसित करना, ये सारी चीज़ें वो पूरे साल करता है। और लास्ट में फिर वो अपने उसी बच्चे का पूरा आकलन करता है कि बच्चे के अंदर कितना कुछ चीज़ें डेवलप हो पाई। वे छात्रों की शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक कार्यप्रणाली पर एक डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों और विधियों का यहाँ पे उपयोग करते हैं। यानी कि क्या क्या चीज़ों पे बच्चों के देखते हैं, उनके शिक्षा पे भी बात करते हैं, सामाजिक पर भी, उनके भावनात्मक कौशल पर भी, और व्यवहारिक जो होता है यानी कि उनका जो व्यवहार, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन सभी के बारे में वो अलग अलग एक डाटा तैयार करते हैं और उस डाटा के अनुसार बच्चे का वहाँ पे एनालिसिस करते हैं।
बच्चों को उपकरणों को भी दे करके उनका एनालिसिस करते हैं कि कितना वो उसको प्रयोग कर सकते हैं, किन विधियों को वो वहाँ पे लागू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। विशेष शिक्षक जो होते हैं वे अन्य पेशेवरों जैसे भाषण चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर के गहन आकलन करते हैं और प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों के अनुरूप ही व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि IEP यहाँ पे बनाते हैं। वे निर्देशात्मक योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और समय के साथ प्रगति की निगरानी करने के लिए आकलन डेटा का भी यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये एक विशेष शिक्षक की भूमिका होती है बच्चों के आकलन करने में। तो इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है, छोटे में लिखना है। आप जानते हैं 5 क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के आपके हैं, तो 4 नंबर में इतना बहुत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि पाठ्यक्रम आधारित आकलन के बारे में संक्षेप में लिखें। तो पाठ्यक्रम आधारित जो यहाँ पे आकलन है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ये आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम आधारित आकलन, ये पाठ्यक्रम आधारित जो आकलन होता है वो CBA आकलन का एक दृष्टिकोण होता है जो कि पाठ्यक्रम में उल्लिखित विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों के संबंध में छात्रों की जो प्रगति होती है, उनका जो प्रदर्शन होता है, इन सभी का यहाँ पे आकलन किया जाता है। ये इसी पे केंद्रित भी होता है। अब आपका CBA क्या है? ये होता है कैरिकुलम बेस्ड असेसमेंट। तो पाठ्यक्रम आधारित आकलन इसको हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में कैरिकुलम बेस्ड असेसमेंट इसको बोलेंगे। पारंपरिक मानकीकृत परीक्षणों के विपरीत जो सामान्य ज्ञान या कौशल को माप सकते हैं, CBA सीधे निर्देशात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ में आकलन को यहाँ पे संरक्षित करता है। CBA में आपके आकलन पाठ्यक्रम में सिखाई गई सामग्री और कौशल को यहाँ पे दिखाया जाता है और उसी के अनुसार डिजाइन किया भी जाता है। इसके साथ साथ शिक्षकों को छात्रों की आवश्यक अवधारणाओं और क्षमताओं में महारत का भी आकलन करने की अनुमति यहाँ पे मिलती है। ये आकलन विभिन्न रूप ले सकते हैं जिसमें प्रश्नोत्तरी भी यूज किया जाता है, परियोजनाएं बनाई जाती हैं, एक बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, उनके प्रदर्शन का यहाँ पे कार्य भी देखा जाता है, कैसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्हें आमतौर पर प्रगति की निगरानी करने और निर्देशात्मक निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए पूरे निर्देशात्मक प्रक्रिया में ये प्रशंसित किए जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे जिसमें बात करेंगे कि NRT और CRT में अंतर बताएं। NRT CRT क्या होता है? तो चलिए देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं NRT और CRT में अंतर। तो NRT एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना एक मानक नमूने से करता है जो आमतौर पर साथियों का एक प्रतिनिधित्व समूह होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों को रैंक देना या फिर ये निर्धारित करना कि कोई व्यक्ति दूसरों के सापेक्ष कैसा प्रदर्शन यहाँ पे करता है। ये परीक्षण छात्रों के बीच अंतर को उजागर करते हैं और प्रतिशत, रैंक, मानक स्कोर व अन्य तुलनात्मक मैट्रिक भी यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। NRT का उपयोग जो है वो अक्सर चयन, प्लेसमेंट या उन छात्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिन्हें विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है।
इसके विपरीत अगर हम बात करें CRT की, तो एक छात्र के प्रदर्शन को यहाँ पे पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने के मानकों के आधार पर यहाँ पे मापा जाता है, ना कि साथियों के प्रदर्शन के आधार पर। यानी कि जो छात्र होता है उसके ही प्रदर्शन को यहाँ पे देखा जाता है, उसका ही आकलन किया जाता है, ना कि उसके साथ में जो रह रहे हैं उनका भी। ध्यान इस बात पे होता है कि जो छात्र है वो विशिष्ट कौशल या अन्य क्षेत्रों में भी वो महारत हासिल की है या नहीं। क्योंकि आप जब किसी एक क्षेत्र में प्रॉपर देख रहे होते हैं तो आप उसके अन्य क्षेत्रों का भी यहाँ पे आकलन करते हैं CRT में। CRT जो होता है ये प्रतिशत स्कोर या पास फेल परिणाम जैसे पूर्ण माप प्रदान यहाँ पे करता है, कि मतलब बच्चा पास होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया वो देता है। जो ये दर्शाता है कि छात्र स्थापित बेंचमार्क को पूरा करता है या नहीं। बेंचमार्क का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो बच्चा दिव्यांगता की श्रेणी में आता है जब वो 40% की डिसेबिलिटी रखता है, यानी कि उसको तभी हम बेंचमार्क की डिसेबिलिटी में रखेंगे जब वो 40% की दिव्यांगता रखता होगा। तो ये जो परीक्षण है ये अनुदेशात्मक योजना बनाने, सीखने के अंतराल का यहाँ पे निदान करने और यहाँ पे शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का भी आकलन करने के लिए ये उपयोगी होता है। तो सीखने के अंतराल में मतलब जो चीज़ें सीख रही होती है वहाँ पे जो अंतराल काफ़ी गैपिंग दे दिया जाता है उस चीज़ को यहाँ पे पूरा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि MDPS आकलन उपकरण के बारे में संक्षेप में बताएं। तो MDPS क्या होता है? टूल ऑफ असेसमेंट MDPS ये आप देख सकते हैं MDPS के बारे में। तो MDPS या मद्रास विकासात्मक ये प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यानी कि मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपके MDPS का। ये विकासात्मक कार्यक्रमों की योजना बनाता है और आकलन को भी सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें विकसित एक आकलन उपकरण होता है। मद्रास विकासात्मक जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है इसमें MDPS जिसको बोलते हैं, ये इस प्रकार के उपकरण को 1975 में जयचंद्रन और बिमला द्वारा 1975 में इसको विकसित किया गया था। या देश में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP के कार्यान्वयन के लिए भी विकसित किया गया था और ये पहला व्यवहार पैमाना था। नवीनतम संस्करण की बात करें तो 1992 में ये प्रकाशित हुआ था और यह उपकरण हस्तक्षेपों के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं सहित विकास के जो और भी आयाम हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। यह जो है ये डेवलपमेंटल कार्यक्रमों को लागू करने में व उसके उद्देश्य को पूरा करने में, आवश्यक संसाधन पूरा करने में, समय सीमा और संभावित चुनौतियों की पहचान करने की यहाँ पे अनुमति देता है। MDPS जो होता है वो परियोजना विकास और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में निर्णय लेने का भी समर्थन करने के लिए ये समस्या संरचना व बहुमापदंड निर्णय विश्लेषण और सिमुलेशन मॉडलिंग जैसी तकनीकों का ये उपयोग करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रीडिंग डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक टेस्ट DTRD के बारे में विस्तार से बताएं। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर
रीडिंग डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक टेस्ट DTRD के बारे में। तो DTRD आपका क्या है? ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसऑर्डर। इसका आपका फुल फॉर्म यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो रीडिंग डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है DTRD एक विशेष आकलन का उपकरण होता है जिसका उपयोग बच्चों को पढ़ाने की अक्षमताओं का निदान करने के लिए किया जाता है। या पढ़ने के लिए विभिन्न घटकों का भी यहाँ पे आकलन होता है जिसमें आपके ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण शामिल होते हैं, डिकोडिंग कौशल होते हैं, पढ़ने की जो प्रभावशीलता है यानी कि प्रवाहशीलता है, एक लय में जो बात करने की एक श्रेणी होती है या समझ होती है, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। DTRD जो होता है ये कठिनाई के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, जैसे कि अक्षर ध्वनि, पत्राचार को पहचानने में समस्या व धीमी गति से पढ़ने की गति या पाठ को यहाँ पे समझने में चुनौतियाँ। इन मुद्दों को इंगित करके DTRD जो है वो व्यक्तिगत पढ़ने के हस्तक्षेप और निर्देशात्मक रणनीतियों को यहाँ पे विकसित करने के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। यह लक्षित दृष्टिकोण पढ़ने के विकार वाले बच्चों की अनूठी ज़रूरतों को भी संबोधित करता है। इसके साथ में उनके पढ़ने की जो क्षमताएं होती हैं उनको बढ़ाने और समग्र शैक्षणिक उपलब्धि का यहाँ पे पूरा समर्थन करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इस पार्ट के लास्ट की, जो कि है भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन मापनी बेसिक MR के बारे में विस्तार से बताएं। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो इग्नोर करिएगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी गर्मी में बैठ के हम वीडियो बना भी रहे हैं, आवाज़ भी बहुत तेज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन बेसिक MR जिसका फुल फॉर्म है। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर की। ये आप देख सकते हैं इसका आंसर बेसिक MR क्या है, यहाँ पे इसके बारे में हमें जानना है। तो मानसिक दिव्यांगता वाले भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन जो पैमाने हैं वो बेसिक MR उसको मानसिक दिव्यांगता वाले स्कूल जाने वाले बच्चों में व्यवहार के वर्तमान स्तर पर व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही जो ये पैमाना है ये आपका 3 से 16 वर्ष या कह लीजिए 18 वर्ष के बीच के जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए इसको उपयुक्त में लाया जाता है। हालांकि जो ये शिक्षक होते हैं ये पैमाने अधिक उम्र के गंभीर रूप से जो मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी ला सकते हैं और उनके लिए भी इसका उपयोग हम कर भी सकते हैं। ये जो पैमाने हैं ये व्यवहार आकलन के लिए प्रासंगिक होते हैं, मतलब ये कह लीजिए कि ये जो पैमाने होते हैं ये आकलन के लिए भी किए जाते हैं और इन्हें प्रत्येक मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को यहाँ पे पूरा करने के लिए, इसके साथ साथ उनको प्रशिक्षण देने के लिए, पाठ्यक्रम उनका निर्धारित करने के लिए या कह लीजिए मार्गदर्शन करने के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन पैमानों का अगर हम देखें क्षेत्र तो परीक्षण जो होता है वो चुनिंदा आबादी क्षेत्रों में ही किया जाता है। अगले अध्याय में अगर हम बात करें तो पैमाने की जो विश्वसनीयता होती है या मूल्य होता है या संवेदनशीलता होती है, ये सभी टेक्निक जो होते हैं इन पहलुओं पर अपनी अपनी जानकारी देते हैं, जैसे कि विश्वसनीयता पर, मूल्य पर, संवेदनशीलता पे। बेसिक MR जो होता है वो 2 भागों में यहाँ पे विकसित किया जाता है। पहला होता है आपका भाग A। भाग A क्या कहता है कि पैमाने के भाग A में जो शामिल किया जाता है इसमें आइटम बच्चे में कौशल, आइटम यहाँ पे लिखा है, आइटम नहीं होगा, ऑटिज्म बच्चे में कौशल व्यवहार के वर्तमान स्तर का आकलन करने में ये मदद करता है। दूसरा हो जाएगा भाग B। स्केल के भाग B में शामिल जो होते हैं इसमें ऑटिज्म बच्चे के समस्या व्यवहार के वर्तमान स्तर का यहाँ पे आकलन किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है।
बात करेंगे पार्ट डी की हम। तो पार्ट डी को आप लोग यहाँ पे अपने नोट्स में क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये 10 नंबर का है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। यहाँ पे केवल निबंधात्मक जो प्रश्न हैं आपके, उनको प्रश्न के रूप में बता दिया जाएगा, आपको स्वयं से पढ़ना है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि स्कूल में सीखने की समस्या वाले बच्चों के लिए ग्रेड लेवल असाइनमेंट डिवाइस के बारे में बताएं। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हो गया जो कि आपका 10 नंबर का है और आपको एक ही क्वेश्चन करने हैं इसमें से। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपके कि विकासात्मक दिव्यांगता वाले छात्रों का आकलन करते समय किन बातों पर विचार करना चाहिए, इसको आप विस्तार से समझाएं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी, जो कि आप यूट्यूब चैनल भी इस पे देख रहे हैं और इसी नाम से आप टेलीग्राम चैनल भी देखेंगे, जिस पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आप HI फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, VI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हों या फिर IDD सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के हों, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप लोग पेपर के लिए तैयारी अपना करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गर्मी को देखते हुए पढ़ाई बिल्कुल नहीं बंद करना है। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। तो धन्यवाद तब तक के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और इसके साथ में हमें कमेंट में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।